सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी जो कि रेरा एक्ट को उसने अब और स्ट्रेंथनिंग करने के लिए एक प्रपोजल बनाया है। इस प्रपोजल के अंदर वो डेवलपर्स जो होम बायर्स को पोजीशन हैंडओवर नहीं करते हैं, उनका जो प्रोसेस वारंट इशू होता है, उसका जो प्रोसेस होता है उसको और कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, इसको लेकर सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी ने अब मन बना लिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी है क्या, वो क्या क्या इश्यूज होम बायर फेस कर रहे हैं, कहाँ पे रेरा को और स्ट्रेंथनिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये खबर आपके घर से रिलेटेड है। और आप जब घर खरीदते हैं, रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर देख लेते हैं, आप कहीं हद तक ये निश्चिंत हो जाते हैं कि आपको आपकी प्रॉपर्टी का पोजीशन मिलेगा। तो कहाँ कहाँ अभी भी लूप हैं जहाँ पे और स्ट्रेंथनिंग करने की ज़रूरत है, जिससे कि रेरा को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, क्योंकि रेरा अभी ट्रांजिशन स्टेज में है। अभी रेरा इम्प्लीमेंट हुए बहुत समय नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे करके कमियां सामने आती जा रही हैं। तो वो कमियां अगर हम अच्छे से ठीक करें, रेरा इसे और अच्छे से ठीक कर पाए, तो मेरे को लगता है कि आम आदमी का घर खरीदने का सपना रेरा के होते हुए साकार हो सकता है। नहीं तो ये बिल्डर्स तो आप जानते ही हैं कि आप जब तक कोई बंदिश ना हो, ऊपर से कानून ना हो, तब तक वो होम बायर्स को प्रॉपर घर देने में सक्षम नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं वो साइफन ऑफ फंड कर देते थे। पहले तमाम दिक्कतें होती थी, रेरा आने के बाद ये सारी दिक्कतें बहुत हद तक सॉल्व हुई है। तो आप पहले समझते हैं कि ये CAC है क्या। CAC सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी है जो कि रेरा को इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जिसे रियल एस्टेट लॉ जो बना है उसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनाई गई है। यहाँ सबसे बड़ा इशू क्या देख रहे हैं ये कि ये जो वारंट रिकवरी के इशू होते हैं, इसके अंदर वो डेवलपर जो आपको कंपनसेट करने के लिए तैयार नहीं होते या किसी भी कारणवश वो नहीं दे पाते हैं आपको कंपनसेशन, उन पे रिकवरी कैसे की जाए। अभी क्या होता है, जो वारंट इशू होता है रेरा द्वारा, मान लीजिए आपने रेरा के अंदर कोई केस किया और रेरा ने आपके फेवर में अलाउ कर दिया कि डेवलपर को यहाँ से रिकवरी होनी चाहिए। डेवलपर से रिकवरी करने के लिए आपके फेवर में ऑर्डर इशू कर दिया। ऑर्डर के लिए डेवलपर ने आपकी बात नहीं मानी या डेवलपर से आपको रिकवरी नहीं हो रही है, तो उसके लिए रेरा वारंट इशू करता है। वारंट इशू कहाँ जाएगा? वारंट जाएगा कलेक्टर के पास। अब कलेक्टर के पास क्या ऑप्शन है? कलेक्टर उस प्रॉपर्टी को अटैच करेगा, डेवलपर की प्रॉपर्टी को वो अटैच करेगा और फिर उसे ऑक्शन करके जो ड्यूज हैं उनको वो रिकवर करता है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा ऑर्डर तो पास हो रहा है, लेकिन जब ग्राउंड पे ये जाता है तो कई बार प्रॉपर्टी के अंदर लिटिगेशन होती है, कोई थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट होता है या कहीं हद तक उसके अंदर बहुत सारे केसेस या लिटिगेशंस होते हैं जिसके कारण वो प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो पाती। और जब प्रॉपर्टी अटैच ही नहीं हो पाती तो रिकवरी ऑफ ड्यूज इम्पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि रेरा के जजमेंट्स तो आ रहे हैं, लेकिन वहाँ प्रॉपर्टी अटैच करना एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। और ये इशू सिर्फ किसी एक स्टेट का नहीं है, ये करीब करीब रेरा के जितने अथॉरिटीज़ बनी हैं डिफरेंट स्टेट्स में, करीब करीब ये इशू सारे फेस कर रहे हैं। चलिए इसको एक स्टेट से हम समझने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र के अंदर जैसे इस टाइम टोटल 40,192 प्रोजेक्ट्स हैं जो रजिस्टर्ड है, जिसमें अब तक महाराष्ट्र में जो कंप्लेंट्स हैं वो 20,000 कंप्लेंट्स हैं, जिसमें 14,000 कंप्लेंट्स रिजॉल्व हो चुकी हैं। और महारेरा की हम बात करें तो यहाँ पे 625 करोड़ के जो ऐसे ऑर्डर्स इशू हुए हैं जो कि रियल एस्टेट डेवलपर महाराष्ट्र के हैं जिन्होंने वायलेशन किया हुआ है, उसमें से 20 to 30% ऐसे ऑर्डर्स हैं जिनका एग्जीक्यूशन हो पाया है। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एग्जीक्यूशन परसेंटेज क्या है। रेरा से ऑर्डर्स तो इशू हो रहे हैं, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन कितना हो पा रहा है? क्या आम बायर को डेवलपर द्वारा कमिटमेंट के हिसाब से चीज़ें मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है? देखिए, सबसे बड़ी इशू ये है कि होम बायर्स का एक ट्रस्ट रेरा पे बना है। वो रेरा पे ट्रस्ट कायम रहे, रेरा उसे और कैसे स्ट्रेंथनिंग कर सकती है, उसके ऊपर सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी ऑलरेडी वर्किंग कर रही है। तो उसी का एक पार्ट है कि ऑर्डर्स
जो इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो, लैंड टाइटल को लेके जो इश्यूज आ रहे हैं उसको लेके अब सख्ताई बढ़ती हुई ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पर CAC ज़्यादा पावर्स रेरा को देने की बात कर रही है और ये पावर्स अमेंडमेंट लाके ही किया जा सकता है। इसके लिए प्रपोजल ऑलरेडी बन चुका है। देखिए, मैं समझता हूँ यहाँ पर एक मैकेनिज़्म की ज़रूरत है जो और स्ट्रॉन्ग हो, जिससे कि जब तक आप डरेंगे नहीं। अब आप मान लीजिए कि आप घर से बाहर निकले और आप रोड पे और आपने रेड लाइट क्रॉस कर ली, और रेड लाइट क्रॉस करने पे आपको पता है 5000 रुपीज़ का चालान है, तो आप क्रॉस करने से पहले ही 10 बार सोच लेंगे। और अगर क्रॉस कर लिया तो आप मेंटली तैयार रहेंगे कि अब मेरे को यहाँ पेनल्टी देनी है। तो ऐसा इम्प्लीमेंटेशन रेरा के अंदर भी होने की ज़रूरत है कि फॉल्ट करने से पहले ही डेवलपर सोचे, या होम बायर भी अगर कोई ऐसी गलती कर रहा है तो वो फॉल्ट करने से पहले सोचे, और अगर फॉल्ट हो गया है तो उसके लिए जो ऑर्डर्स हैं, जो पेनल्टीज़ हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसके ऊपर होने के लिए वो पूरी तरह से तैयार रहे। मेरे को लगता है कि यहाँ मैकेनिज़्म में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो रेरा के अंदर जो वारंट इशू होते हैं वो कैसे एग्जीक्यूट हो। वो चूँकि वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता है और वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, रेरा को बाद में उसको फॉलो करना पड़ता है। उस पर एग्जीक्यूशन के लिए मेरे को लगता है कि यहाँ पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के पास ना जाके रेरा को खुद उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने की पावर उसके पास होनी चाहिए। मैं इसको सरल भाषा में कहूँ तो यहाँ रिकवरी मैकेनिज़्म के लिए रेरा के अंदर वो पावर्स होने की ज़रूरत है। दूसरी बात, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा रेरा एक्टिव नहीं है। अभी भी आपने देखा होगा जो रेरा की कंडीशन है कि 500 मीटर या 8 फ्लैट से ऊपर अगर आप बना रहे हैं तो आपको रेरा नंबर लेने की ज़रूरत है। वो अभी भी छोटे शहरों में नहीं हो रहा है, तो उन शहरों में भी रेरा को अब स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। वहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे होम बायर्स हैं जो फंसते हैं, तो आपको वहाँ पर भी एज अ होम बायर सजग होने की ज़रूरत है और रेरा को उन सिटीज़ में भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, जिससे कि अवेयरनेस वहाँ तक हो कि आम बायर को पता हो कि रेरा क्या है और रेरा नंबर क्या है। प्रोजेक्ट खरीदने से पहले रेरा नंबर वो चेक ज़रूर कर ले, और डेवलपर को भी पता हो कि अगर मैं कंप्लाइंस पूरे नहीं करूँगा तो मेरे को पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। इस कारण से कम वो ज़रूर सीधे सीधे रास्ते पे चल के होम बायर्स के पैसे को ना खाते हुए उसके पोजीशन की बात के ऊपर वो फोकस करे कि कैसे मेरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो, बायर्स को पोजीशन मिल पाए। यहाँ पे रेरा के पास तो सारा कच्चा चिट्ठा पहुँच जाता है, तो रेरा क्यों ना ग्रेडिंग सिस्टम को इंस्टॉल करे। जब तक ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक होम बायर्स को पता नहीं चलेगा कि इस डेवलपर के खिलाफ कितने केसेस चल रहे हैं, वो क्या पोजीशन टाइमली दे रहा है या नहीं दे रहा, क्योंकि रेरा के पास अब कंपाइल होके करीब करीब ये पूरा डाटाबेस तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि ग्रेडिंग सिस्टम ज़रूर इसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम ही आम बायर्स को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के तौर पे ये देगा कि मुझे कौन से प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी लेनी है, जिसके जितनी अच्छी ग्रेडिंग होगी वो डेवलपर उतना बेटर माना जाए। मेरे को लगता है यहाँ पे रेरा के पास ये पावर्स और होने की ज़रूरत है, जिससे कि और स्ट्रेंथनिंग हो पाए कम से कम। और रेरा जितना स्ट्रेंथनिंग होगी उतना रियल एस्टेट मार्केट और फ्लरिश करेगी। तो यहाँ पर होम बायर्स का जो डर है उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। रेरा आए इतने दिन हो गए हैं, अभी भी चीज़ें बहुत सारी और स्ट्रॉन्ग होने की मेरे को यहाँ पे ज़रूरत दिख रही है। दूसरा, कई बार देखा जाता है कि डेवलपर मल्टीपल एस्क्रो अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि बायर का पैसा सारा एस्क्रो अकाउंट में आना है और उसी पैसे को कंस्ट्रक्शन में लगाना है। तो जो मल्टीपल एस्क्रो अकाउंट है उसको भी कहीं हद तक कंट्रोल करना है। जो अथॉरिटी में डिटेल दी हुई है वही डिटेल से बायर से भी पैसा लेके उसी अकाउंट में डाला जाए। और ऐसे अगर कोई ऑडिटर्स हैं जो इस कंप्लायंस को चेक करते हैं, जिनके पास वो पावर है उसको वेरीफाई करने की, अगर वो नहीं उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं तो उनको भी पेनलाइज किया जाना चाहिए। और साथ में जो क्वार्टरली रिपोर्ट डेवलपर को सबमिट करनी पड़ती है, प्रोग्रेस रिपोर्ट, उसको भी
जो डेवलपर टाइमली सबमिट नहीं कर रहे हैं उन पे ज़रूर अथॉरिटी को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अथॉरिटी द्वारा वो एक्शन लेना भी ज़रूरी है। वो डेवलपर जो टाइम पे अपने कंप्लायंस पूरे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रेरा होना ही सफिशिएंट नहीं है। और रेरा चूँकि एक कानून है और उसके तहत वो गाइडलाइंस में सिर्फ कागज पूरे करना सफिशिएंट नहीं है। एक्चुअल में ग्राउंड पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, मेरे को लगता है कि डेवलपर्स को वो टाइम टू टाइम सबमिट करते रहना चाहिए। और वो डेवलपर जो टाइम पे सबमिट नहीं कर रहे हैं वहाँ रेरा को सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। और फिर बात करते हैं, एक इशू और देखने को आता है यहाँ पर, कई बार प्रोजेक्ट कॉस्ट को बहुत कम लगाया जाता है। जब मान लीजिए एक प्रोजेक्ट मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ एज अ डेवलपर, वो प्रोजेक्ट मेरा 1000 करोड़ रुपीस का है और मैं वहाँ पे अथॉरिटी में उसकी डिटेलिंग जो सबमिट कर रहा हूँ वो 100 करोड़ की कर रहा हूँ, तो मेरे को पेनलाइज भी अगर किया जाएगा, मान लीजिए मैंने विदाउट रेरा उस प्रोजेक्ट को सेल करना शुरू कर दिया या कोई भी ऐसी चीज़ जो रेरा गाइडलाइंस के हिसाब से सही नहीं है, तो उस पर जो मेरे को पेनल्टी आएगी वो 100 करोड़ रुपीस के हिसाब से, जो भी 5 या 10% की पेनल्टी मेरे ऊपर आएगी। और अगर वो प्रोजेक्ट 1000 करोड़ का है तो उसकी पेनल्टी 10% 100 करोड़ रुपए होती है। और उसकी अगर कॉस्ट ही मैंने वहाँ पर सबमिट किया 100 करोड़ तो उसकी पेनल्टी 10 करोड़ रुपए आएगी। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट का सही डेवलपर का सबमिट करना और अथॉरिटी द्वारा उसे वेरीफाई करना, क्योंकि यहाँ पर डेवलपर डिटेल्स तो सबमिट करते हैं लेकिन अथॉरिटी के द्वारा रेगुलरली उसको चेक्स भी करते रहना, उसके लिए रेरा को और मैन पावर प्रोवाइड करना। अभी रेरा के अंदर मुझे लगता है कि मैन पावर की ज़रूर थोड़ी सी कमी है, तो रेरा को और मैन पावर प्रोवाइड करना जिससे कि डेवलपर द्वारा जो चीज़ें सबमिट की जा रही है उसको कहीं हद तक वेरीफाई रेगुलरली करते रह पाएँ, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, अथॉरिटी एक है, जितना मैन पावर होगा वो कहीं हद तक उन चीज़ों को वेरीफाई करेंगे और फिर एक आम आदमी को जो घर मिलने के रास्ते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक और कदम आगे बढ़ेगा। दूसरा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जो कि अक्सर रेरा के अंदर आने से उसकी और पावर बढ़ती है, तो यहाँ पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को भी उसके अंदर रेरा के एम्बिट में लाने की ज़रूरत है। और फिर ओवरऑल ये जो इम्प्लीमेंटेशन है रेरा का, इसको कैसे और इम्प्रूव किया जाए, इस पे जो कदम हो सकता है मैंने कुछ पॉइंट्स बोले हैं, और भी कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि और रेरा के अंदर क्या ऐसा हो जिससे कि रेरा और मजबूत हो और होम बायर्स के हक को वो बचा सके, क्योंकि रेरा का काम होम बायर्स के हक को बचाने के साथ साथ डेवलपर भी सही ढंग से काम कर पाए, वो भी उसका रोल आता है। तो दोनों पक्ष पे रेरा अपने आप को सुदृढ़ बना पाए, इसके लिए और क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं वो भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा। फिर रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा रेरा अथॉरिटी के अंदर नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ न्यू प्रोजेक्ट्स तो रेरा अथॉरिटी के एम्बिट में आते हैं लेकिन रीडेवलपमेंट के अंदर नहीं आते हैं। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स जो रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं उसको भी रेरा के दायरे में लाने की सख्त ज़रूरत मैं देख रहा हूँ। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, चूँकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अभी भी आरबीआई और सेबी के दायरे में आते हैं, तो यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी इस दायरे में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बायर अगर प्रॉपर्टी खरीद रहा है और यहाँ पर यह बैंक ने अच्छे से रेकी नहीं की है और बायर ये सोच के खरीद रहा है कि बैंक लोन दे रहा है तो सही होगा, तो वहाँ कहीं हद तक ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो किसी भी टाइप के कल्प्रिट हों और वो किसी भी टाइप के फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी रेरा के एम्बिट में लाने की सही मायने में बहुत सख्त ज़रूरत है। उम्मीद है आपको मेरा शो पसंद आया होगा। अगर शो पसंद आया तो मुझे ज़रूर लाइक करके और कमेंट करके भी आप बताइएगा, और साथ में रेगुलर अगर ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके अगर और मिलने जुलने वाले फ्रेंड्स रिलेटिव इसको चाहते हैं कि आप वो बेनिफिटेड हों तो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।